हेलो, वेलकम बैक टू मूवी बिज, योर वेरी ओन ट्रेड शो। आज हम बात करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर्स के हित के बारे में, इवेंट मैनेजर्स की नॉलेज के लिए। इवेंट मैनेजर्स का जो ये लाइसेंसेस का सिलसिला चल रहा है, जैसे हम इवेंट करते हैं तो उसमें पीपीएल एनओसी लेना पड़ता है, नोवेक्स एनओसी है, शादियों से रिलेटेड एनओसीज हैं, और अब एक नया एनओसी भी शुरू हुआ है जिसका नाम है सीपीएल, जो सिनेफिल एक संस्था के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है। सीपीएल इज सिनेमाटोग्राफ परफॉर्मेंस लाइसेंस। तो ऐसे ढेर सारे लाइसेंसेस हैं, इसके सारे जवाब हम ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमने आज सोचा कि हम आपकी मुलाकात कराएं संजय टंडन जी से। संजय टंडन जी इज द कॉपीराइट गुरु। संजय टंडन जी ने आईपीआरएस को कॉपीराइट का दर्जा दिलाया था वर्षों पहले जब वो इंडस्ट्री में आए थे, और आज उन्होंने इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन फॉर्म किया है और वो भी कॉपीराइट सोसाइटी है। और आज इसरा का उन्होंने मर्जर किया है पीपीएल के साथ। वेदर इट इज अ मर्जर और इट इज नॉट अ मर्जर, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द कॉपीराइट फ्रंट, लेट्स आस्क दिस कॉपीराइट गुरु संजय टंडन जी। मूव ऑन टू संजय टंडन। संजय टंडन जी, वेलकम टू आवर शो मूवी बिज। सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू number of times for the great work, for the tremendous work you've been doing for the music industry, for the entertainment industry, especially for ISRA, for singers you have done a lot. Indian Singers Right Association, ISRA जो आपकी संस्था है, उसके लिए आपने वाकई में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज ISRA का स्तर बहुत ऊपर आ चुका है। अब जो लेटेस्ट आपका मर्जर हुआ है पीपीएल के साथ, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। एंड आई वुड लाइक टू आल्सो कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस न्यू रोल ऑफ योर्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पीपीएल। सो हाउ कम पीपीएल एंड इसरा का मर्जर? इसरा तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली संस्था है बाय कॉपीराइट लॉ, और पीपीएल एक कंपनी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स नॉट अ कॉपीराइट सोसाइटी. So may I request you to please let us know about this, about your journey right from the beginning, from the time you started with IPRS. IPRS का भी कोई स्टेटस नहीं था, आप ही ने कॉपीराइट का स्टेटस दिया, तो you are actually called a copyright guru in the industry. So we would like to know about your journey and about how you think you will get benefit through PPL for your own association, ISRA. थैंक यू राजीव जी फॉर सच काइंड वर्ड्स, बट ये ऊपर वाली कृपा है और बस यहाँ तक गाड़ी आ गई है, खिंच ली गई है। एक सिर्फ करेक्शन चाहूँगा कि इसरा पीपीएल में मर्ज नहीं हुई है। अच्छा। सो देयर इज नो मर्जर दैट हैज हैपेंड, नो टेक ओवर हैपेंड, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड। इसरा और पीपीएल दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, दोनों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। पीपीएल इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द म्यूजिक लेबल्स, जैसे आपको पता है। इट इज अ बॉडी टू कलेक्ट रॉयल्टीज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग्स वेर एवर साउंड रिकॉर्डिंग्स आर परफॉर्म्ड पब्लिकली। इसरा अलग बॉडी है। इट इज अ बॉडी ओनली ऑफ सिंगर्स, एंड नाउ ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड म्यूजिशियंस। तो इस वजह से जल्दी ही आपको ये अनाउंसमेंट भी होगा कि इसरा अब इसामरा होने जा रही है। इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन के बजाय अब ये हो जाएगी इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन, क्योंकि म्यूजिशियंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और ये बीड़ा जो है अब इसरा ने उठाया, और अब इसामरा जो है वो गवर्नमेंट के तहत, पीयूष गोयल जी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया और उन्होंने ये सपोर्ट दिया कि सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिशियंस को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और ये बीड़ा चूंकि इसरा ने सिंगर्स का उठाया है, तो क्यों ना म्यूजिशियंस को भी इसमें जोड़ लिया जाए और म्यूजिशियंस को भी इसमें रॉयल्टी दी जाए। मार्केट में त्राही त्राही है, आप जानते ही हैं कि साहब हम म्यूजिक बजाते हैं, किन किन से हम लाइसेंस लेते रहे, किन किन को रॉयल्टी देते रहे, क्या क्या कर रहे हैं। पहले आईपीआरएस थी, फिर अब पीपीएल आ गई, फिर इनोवेक्स आ गया, फिर अब आरएनपीएल आ गया, फिर इसरा आ गया। हम किस किस को दें? क्या म्यूजिक बजाना पाप हो गया? तो इस चीज को, ये जो भावना जो गैदर कर रही है, और या जो प्रॉब्लम्स लोग सोच रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये है
वैसे मैं उस चीज के सपोर्ट में नहीं हूं कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, मगर यूजर फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ना देने के खड़े कर सकता है और करता है। तो इसको देखते हुए हमने आपस में, मतलब म्यूजिक कंपनीज ने और आर्टिस्ट कम्युनिटी यानी सिंगर्स और म्यूजिशियन कम्युनिटी ने ये तय किया कि भाई ठीक है, मार्केट में एक ही जन चला जाए। इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक मान्यता दे दी, लॉ ने मान्यता दे दी, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया और आपको रॉयल्टीज का बारिश शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कॉपीराइट में, क्योंकि जो पैसा देने वाला होता है उसको ये चीज चुभती है कि अब ये नई चीज हमको देनी पड़ेगी, कि नया रॉयल्टी देनी पड़ेगी, नया अमाउंट देना पड़ेगा। मगर वो ये भूल जाता है कि कॉपीराइट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ इट इज अ नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके लिए इसको आईपी बोलते हैं। बिल्कुल। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में साझेदारी बहुत होती है, सिंडिकेट, किसी एक का बस नहीं होता है, साझेदारी बहुत होती है। तो हर एक आदमी को कॉपीराइट में अलग 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 तरीके से हक दिए गए हैं। सो इट इज अ बंडल, एवरीवन इज गिवन सेपरेट कॉपीराइट्स। तो पहली बात तो झगड़ा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ले रहा हूं, मैं तुम्हारा, ऐसा नहीं है। कॉपीराइट एक्ट जो है बहुत क्लियर कट चीजें बताता है, इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी झगड़ा होता है। वो भी मैं तो इस फील्ड में देखिए 1990 में आया था, और जब मैं शायद 22 साल 23 साल का बच्चा हूंगा, और आने के बाद मेरा सबसे पहला जो चीज मुझे मिली वो थी कि आईपीआरएस मेरे हाथ में आई। और उस टाइम पे आईपीआरएस, क्योंकि आईपीआरएस तो 1969 की बॉडी है, बहुत पुरानी, मगर 1969 से 1990 तक जब तक मैं आया तो वो एक डिफंक्ट बॉडी थी। थोड़े 10-20 लाख रुपए आते थे और 15-18 लाख रुपए खर्च होते थे, 2 लाख रुपए बचते होंगे और 2 लाख रुपए बांट दिए जाते थे जो भी कंपोजर सॉन्ग राइटर जो थे। तो ये हालत थी। तो आईपीआरएस को मैंने जब हाथ में लिया तो बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई ये राइट को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं था कि संगीतकार और गीतकार, लिरिसिस्ट को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। कॉपीराइट में तो आई वाज देयर, बट ट्रेन अप किया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट में मैं लंदन गया, और वहां पीआरएस बॉडी है, वहां जैसे यहाँ आईपीआरएस है वैसे वहां पीआरएस है। तो पीआरएस जो सीनियर सोसाइटी थी उस टाइम पर, तो मैं वहां ट्रेनिंग पे गया। हर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, बैठ के इंडिविजुअली लाइक अ क्लार्क। आईपीआरएस में भी मैंने क्लार्क की तरह काम किया, क्योंकि स्टाफ ज्यादा नहीं था, 2 ही था स्टाफ। मैंने झाड़ू भी मारी है ऑफिस में। और लंदन से जब ट्रेनिंग लेकर आया तब मैंने देखा कि भाई आईपीआरएस में एक हाथ तो कटा हुआ है, तो चलेगा कैसे। आईपीआरएस में केवल म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक राइटर्स जो हैं वो मेंबर हैं, जबकि पीआरएस में लिरिक राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर मेंबर हैं, और उसके 50% और 50% है पब्लिशर्स। ये पब्लिशर कौन हो सकता है यार, सोचे। तो मैंने बहुत सोचा और रिसर्च किया, तब ये मुझे पूरा यकीन हुआ कि पब्लिशर तो यार फिल्म प्रोड्यूसर होता है। फैंटास्टिक, क्योंकि वो ही पैसा लगाता है, वो ही कंपोजर राइटर के साथ सिटिंग्स करके उनको प्रेरित करके उनसे गाना लिखवाता है, उनके गाने प्रमोट करता है, सब कुछ करता है, तो वो प्रोड्यूसर होता है। उस बिनात पे मुझे याद आता है कि मैं आपके इंपा हाउस गया था, अच्छा, बांद्रा में था, और जीपी सिप्पी साहब उसके प्रेसिडेंट थे और केडी शोरी साहब उसके सेक्रेटरी थे। और मैं उनसे जाके मैंने कहा उनसे कि भाई देखिए, मैं बच्चा, मैं तो अपने हिसाब से गया कि भाई देखिए रॉयल्टी मिलती है 50 आपको जाएगी, 50 इनको जाएगी, तो क्यों ना हम वो शुरू करें। मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है, आपकी समझ में नहीं आएगा अभी। और उसमें उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि आपका कहना तो बिल्कुल सही है, मगर यार ये जो राइट्स होते हैं ये तो राइट हम बेच देते हैं म्यूजिक कंपनीज को। तो मैंने कहा कि भैया तो फिर आप तो फिर पब्लिशर नहीं हुए, आप पब्लिशर हैं, आप फर्स्ट पब्लिशर हुए, आपने वो पब्लिशिंग राइट्स जो है वो अब आपने म्यूजिक कंपनी को दे दी, तो सारे गामा जो है वो अब ओनर हो गई।
उस समय सारेगामा और पॉलिडोर ही थी ज्यादा, टी सीरीज भी थी, तो आपने उन सबको दे दिया। तो अब वो मालिक बन गए, तो अब वो पब्लिशर हो गए। तो अब वो पब्लिशर होने के नाते अब मैं उनको आईपीआरएस का मेंबर बनाऊंगा और उनको ये 50% रॉयल्टी जाएगी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो मैं इसमें दाद देना चाहूंगा एक शख्स की जिसका नाम है रमेश तरानी साहब। तो मैंने रमेश जी से कहा कि मैंने कहा रमेश जी, आप अब जो मैं आपको कह रहा हूं ये आप आधा ग्लास भरा देख सकते हैं या आधा ग्लास खाली देख सकते हैं, चॉइस आपकी है, नजरिया आपका है, मिलेगा आधा ही। तो उन्होंने मेरी दाद दी, एज अ बच्चा मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि भाई मैं तो आधा भरा देखना चाहता हूं। तो मैं बोला फिर डील डन। पहले रिंगटोन्स का जमाना आया तो मैंने स्टार्ट करा रिंगटोन्स की रॉयल्टी इकट्ठा करना। सारे जितने भी मोबाइल कंपनीज थी उन सबको मैंने नोटिस सर्व किए कि भाई आपको ये रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और उन्होंने देना शुरू किया आईपीआरएस को। दुर्भाग्य ये हुआ कि उस वक्त जो है 2-3 इंसान थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इस चीज से बिल्कुल नाखुश थे और उन्हें ये चीज गवारा नहीं थी कि आर्टिस्ट को इसका भी 50% मिले। अच्छा, मगर मेरा ये था पॉलिसी इज अ पॉलिसी। जब हमने एक पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली, जब लॉ ये कहता है कि 50% उनको जाना चाहिए सॉन्ग राइटर और कंपोजर को, 50% पब्लिशर को जाना चाहिए, तो चाहे वो रिंगटोन रॉयल्टी हो या रेडियो की रॉयल्टी हो 50-50 होनी चाहिए। मगर उनको नागवारा थी, बोर्ड पे मेंबर्स थे वो लोग, और आई प्रेफर्ड टू स्टेप डाउन। जैसे मैंने कहा मेरे लिए कभी भी पैसे का कोई आकर्षण नहीं होता, मेरा ये है प्रिंसिपल मैटर्स द मोस्ट, और मैं आई प्रेफर टू स्टेप डाउन फ्रॉम आईपीआरएस एंड आई स्टेप डाउन। मैं आज नहीं, 1-2 बार और भी कह चुका हूं, पार्लियामेंट में भी कहा है मैंने ये कि शायद हो सकता है मेरी जिंदगी में ये एक गलती हो गई। गलती इसलिए कहता हूं क्योंकि उसके बाद जो है 15 साल जो आतंक के हुए, कॉपीराइट में आतंक जिसको मैं कहता हूं, जंगल हो गया, वो हुए। आईपीआरएस वाज टेकन ओवर, आर्टिस्ट्स वर साइडलाइंड, आर्टिस्ट्स को रॉयल्टी नहीं दी गई, आर्टिस्ट को रॉयल्टी से बेदखल करने की कोशिशें करी गई थी। मगर जैसे हम सब कहते हैं कि जब अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान कहीं ना कहीं से आ जाता है, वो अपना चक्कर चला देता है। और चक्कर उन्होंने ऐसा चलाया कि मुझे और जावेद साहब को एक कर दिया, और जावेद साहब को लकीली भगवान ने राज्यसभा में भी एंट्री दे दी, और उस वजह से हम लोग ने मिलकर ये कॉपीराइट एक्ट में तब्दीली करवा दी। हमने जड़ से ही निकाल दिया, और इसमें मैं पूरा श्रेय जावेद साहब को देना चाहूंगा कि अगर जावेद साहब नहीं होता तो आज का ये डे हम नहीं देखते, आईपीआरएस आज का ये डे नहीं देखता। तो कानून बन गया 2012 में कि आर्टिस्ट्स एंड द बिजनेस लॉबी विल शेयर द रॉयल्टीज इक्वली। 1990 से लेके 2012 तक 22 साल तक मैं लड़ा सिंगर्स और म्यूजिशियंस के लिए कि इनको भी इंपॉर्टेंट, द वर्ड इज भी, मतलब उनको भी और इनको ये नहीं कि कंपोजर के शेयर में से निकाल के इनको दिया जाए या प्रोड्यूसर के शेयर में से निकाल के इनको दिया जाए, नहीं। 1957 से लॉ बना था, ये वाला लॉ दिखा दीजिए भाई, ये लॉ बना था 1957 में। 1957 में ये बताया गया था कि म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लिरिक राइटर को मिलनी चाहिए, फिल्म प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए, म्यूजिक कंपनी को मिलनी चाहिए, मगर परफॉर्मर को नहीं मिलनी चाहिए। तो जब 1990 में लता जी के साथ सिंगर इज अ परफॉर्मर मीन्स एन एक्टर, अ सिंगर, अ डांसर और अ म्यूजिशियन, सो परफॉर्मर को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये हमने युद्ध किया, और 22 साल के बाद ये 2012 में जब ये कॉपीराइट अमेंड हुआ पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली, तो ये हुआ कि अब सिंगर को भी रॉयल्टी मिला करेगी अंडर लॉ,
और उसके लिए सिंगर्स को मिलके एक कॉपीराइट सोसाइटी अपनी खुद की बनानी चाहिए। और इस वजह से 2013 में 3 मई 2013 में इसरा का गठन हुआ, हमारा बर्थडे हुआ। तो इसरा वॉज बॉर्न ऑन 3 मई 2013 और तब से लेके अब तक इसरा ने स्ट्राइड्स किया है और आज जो हम हैं वो हैं। करेक्ट। बट मैं यहाँ सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर को क्यों नहीं मिली रॉयल्टी? प्रोड्यूसर का भी नाम आपने लिया, प्रोड्यूसर को परफॉर्मेंस रॉयल्टी क्यों नहीं मिली? जबकि प्रोड्यूसर ने अगर बेच भी दिया है, जैसे कि सिंगर ने भी अपने आप को बेच दिया है, हम वाउचर लेते हैं फुल एंड फाइनल, फिर भी सिंगर रॉयल्टी लेता है। करेक्ट है। लिरिसिस्ट देखिए 2000 के प्रोड्यूसर आज तक कभी नहीं मिली उसको। 2012 के पहले जो आप कह रहे हैं जी, और लॉ जो कहता था वो ये है कि भाई प्रोड्यूसर को वो हक दिया गया है, सेक्शन 14(1)(d) के तहत प्रोड्यूसर को परफॉर्मेंस की रॉयल्टी दी गई है कि जहां भी उसकी फिल्म दिखाई जाएगी अच्छा, उससे उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अब वो दिखाई जाएगी कहां? थिएटर, वाया वीडियो, इन केबल्स, एवरीवेयर, यही 3 मोड से होगा। तो मैं तो प्रोड्यूसर की दाद देना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी की कि प्रोड्यूसर ने तो बहुत आगे सोच लिया। जैसे ही उनको यह हक मिला 57 में, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो हर प्रोड्यूसर ने जो है केबल राइट्स बेचे, वीडियो राइट्स बेचे, राइट, सब जगह सैटेलाइट राइट्स बेच दिए उसने। उसको तोड़ तोड़ के उसको अच्छा खासा एक बिजनेस बना लिया। बट क्या इससे परफॉर्मेंस राइट भी बिक गया? इट इज परफॉर्मेंस ना, दीज आर द मीडियम्स। तो उन्होंने वो परफॉर्मेंस एक होता है, मगर वो परफॉर्मेंस को उन्होंने 6 चीजों में बांट दिया, जो सिंगर ने नहीं कि परफॉर्मेंस केबल से करोगे तो मुझे पैसा दो, परफॉर्मेंस वीडियो से करोगे तो मुझे ऐसा पैसा दो, परफॉर्मेंस यहां से करोगे तो पैसा दो। तो उन्होंने तो अच्छा, दे वर वेरी गुड बिजनेसमैन, सो दे हैव गॉट देयर रॉयल्टीज, तो दे हैव ऑलरेडी सोल्ड इट। सो देयरफॉर द पॉइंट इज, जिसको भी सेल किया है अब आगे की रॉयल्टी वो खाएगा। So he's become like a businessman. He's not lyrics writer is also sold, but he still enjoys the role. वही बात। तो यही चीज, सेम चीज चल रही थी कंपोजर और लिरिक राइटर और सिंगर के लिए। मगर 2012 में जो हमने जो तब्दील कराई वो यही कराई, बिल पास कराया, बिल जो पास करवाया है, ये कहा है कि भैया हम तो मर जाएंगे सर, हमसे अगर एक बार अगर लिखवा ले और ले लेंगे और उस गाने का रहेगा तो वी आर फिनिश्ड। क्या प्रोड्यूसर ने ऐसा कभी कहा? क्या प्रोड्यूसर ने कभी ये दलील दी गवर्नमेंट को या प्ली दी गवर्नमेंट को सोचने के लिए? रिप्रेजेंटेशन आपको रिप्रेजेंटेशन, मैं अभी भी कहूंगा प्रोड्यूसर लॉबी को कि वो रिप्रेजेंटेशन भेजें गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से आपने ये सिक्योर किया है कंपोजर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, म्यूजिशियंस के लिए कि चाहे वो अपना राइट्स बेच दे, इकोनॉमिक राइट्स बेच दे, उसको थोड़ी बहुत उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग थोड़ी बहुत। प्रोड्यूसर भी तो एक प्रोफेशनल है, क्रिएटर है, वो भी ऑथर है, उसने भी काम किया। He's not a financier alone. See, the Copyright Act is one of the best piece of legislation in the country. Yes, agreed. But अगर ओनर खुद ही समझ लेगा तो he will get the most benefit out of it. Producers lobby ने लगता है रिप्रेजेंट अपने आप को अच्छी तरह से केस नहीं बनाया अभी तक। इट इज स्टिल पेंडिंग, नहीं तो इनको भी रॉयल्टी पेंशन के रूप में मिल सकती है। देर आए सवेर आए, देर आए दुरुस्त आए।